हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। डियर फ्रेंड्स, हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके कि प्रेजेंट टेंस के जिस तरह से काइंड्स देखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े और आज जो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और लोगों को यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का वाक है। तो डियर फ्रेंड्स, समझते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग पास्ट टेंस में आ चुके हैं और पास्ट टेंस में जो चार तरह के जो टेंस होते हैं काइंड्स, उसका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसका हम जो पहला जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हम जो बोले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। उसका वजह क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को कि ये जो वाक्य दिया हुआ है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है वो पास्ट इंडेफिनिट का है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा कि उसका पहचानने का क्या था तरीका कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ए है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में या है रहता है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ओनली या। प्रेजेंट परफेक्ट में ए हैं लेकिन यहाँ पर रहता है ए। ई है प्रेजेंट परफेक्ट में बट यहाँ ई, ए इत्यादि। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य हम कैसे समझेंगे कि आदि मूल क्रिया जो है, मेन वर्ब जो है, उसके साथ या, ए, ई, ए इत्यादि लगा रहे तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, पढ़ा लिया या। यदि यहीं पर लिया है कर देते दैट मीन्स ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाता, क्योंकि या है, ई है, ए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। लेकिन यदि या के साथ है नहीं रहे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाता है। जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। और यहीं पर लिख दें कि मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मूल क्रिया के साथ यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है लगा रहे तब वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में समझने वाली बात यही है कि इसमें या है नहीं, ओनली या, ए, ई लगा रहेगा तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने पानी पी लिए। ए इसके साथ है नहीं लगा हुआ है। यदि है रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट रहता, लेकिन है यहाँ पर नहीं है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। जैसे राम पटना गया, या ये कौन टेंस का वाक्य हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, या, ए, ई, ये इत्यादि लगा रहे किसके साथ, मेन वर्ब के साथ यानी मूल क्रिया के साथ, है ना। राम पटना गया या। तो यहाँ पर समझने का बेसिकली यही है कि यदि या, ए, ई रहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, और या है, या ई है, ए है लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ओके, अब हम इसका बनाने का नियम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि यदि कोई वाक्य हमारे सामने है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसे हम किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, V2 का मतलब हो गया वर्ब का दूसरा फॉर्म। जैसे कि गो, वेंट, गॉन पढ़े थे ना हम लोग एक चार्ट में कि गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गॉन होता है और जो सेकंड फॉर्म होता है वो वेंट होता है। तो यहाँ पर यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब का दूसरा रूप का यूज करेंगे, दूसरा फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद अदर थिंग देंगे। ओके,
तो यहाँ पर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, तो मैंने मतलब आई, सब्जेक्ट क्या है, किसने अंग्रेजी पढ़ाया, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं यानी आई। उसके वर्ब के दूसरा रूप, क्या पढ़ाया, मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, तो क्या किया, पढ़ाने का काम कर रहा है, तो टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीच का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो टाउट, और क्या पढ़ाया, ऑब्जेक्ट क्या है, तो अंग्रेजी पढ़ाया यानी इंग्लिश, तो आई टाउट इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उन्होंने पानी पी लिए, तो उन्होंने का क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, पानी किसने पिया, तो उन्होंने यानी ही, तो ही हो गया। पीना, पीना ड्रिंक मीन्स पीना, तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म जो होता है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखेंगे वर्ब का, तो ही ड्रैंक वाटर, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पिया है, पानी पिया है, तो वाटर हो गया। नेक्स्ट, राम पटना गया, गया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो कौन पटना गया, राम, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, राम, और गया यानी गो मीन्स जाना, तो गो का दूसरा रूप क्या होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ गया, तो पटना गया, तो टू पटना, टू क्यों लगाएं, क्योंकि जाने के पहले टू लगता है, इसलिए राम वेंट टू पटना। ओके, तो ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो बस वही चीज़ जिस तरह से हम लोग किसी भी टेंस में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको सबसे आगे लिखेंगे यानी पहले लिखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखाया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ डिड जो होता है यानी इसका हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। यानी हमारा सब्जेक्ट कोई भी रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहे, या आई, यू, वी, दे, प्लरल सब्जेक्ट, सभी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिड होगा। ओके, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे हो गया तो यहाँ पर V2 नहीं V1 का यूज करते हैं। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर थिंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यदि हमको इसको बनाना रहे कि आई टाउट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, अब यदि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, तो क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसको सबसे आगे रखेंगे डिड, उसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, तो आई, उसके बाद V1 यानी वर्ब का जो फॉर्म होगा, जो देख रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, यानी टीच मीन्स पढ़ाना, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। यानी यदि गौर से देखा जाए तो हमने क्या किया, आई टाउट इंग्लिश को क्या किया, सिर्फ इसके पहले डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, और V2 जो यूज हो रहा था उसको V1 में ला दिए और ऑब्जेक्ट लिख दिए। ओके, अब यदि इसी का यदि निगेटिव स्ट्रक्चर रहे, निगेटिव वाक्य रहे, नकारात्मक वाक्य रहे, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस डिड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का, यानी जैसे ही डिड आ गया तो वर्ब का पहला रूप का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यानी जैसे ही किसी वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट का यदि कोई वाक्य हो और उसमें यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा हो, तो वर्ब का होगा जो फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, तो आई टाउट इंग्लिश, ये अफर्मेटिव वाक्य हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन यदि इसी को हम लोग बोले कि मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिया, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिया, उसको यदि हम नकारात्मक कर दे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो आई हो गया मैंने, उसके बाद डिड तो डिड हो गया, उसके बाद नॉट तो आई डिड नॉट, उसके बाद V1 यानी टीच, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। यानी यहाँ से देखें तो आई टाउट इंग्लिश, तो आई चूंकि नकारात्मक वाक्य इसलिए डिड के साथ नॉट लगा,
और उसके बाद यहाँ वर्ब का दूसरा रूप था और यहाँ वर्ब का पहला रूप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड यूज हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। अब उसी तरह से यदि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिला हुआ रहे, वाक्य दोनों मिला हुआ रहे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर सेम यही होगा, सिर्फ क्या कर देंगे, ये जो डिड है वो इंट्रोगेटिव चूंकि आ गया, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या जानते हैं कि जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर डिड को आगे कर दिए, डिड सब्जेक्ट सेम रह गया, नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि यदि मेरा इंट्रोगेटिव जैसे ही कोई वाक्य इंट्रोगेटिव आ गया तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखेंगे, और यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव से वाक्य है तो सब्जेक्ट प्लस डिड और नॉट एक साथ लिखते हैं। ओके, तो हम इसको क्या बनाएंगे, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, तो डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। ओके, और ये चूंकि जो बताएं कि ही सी इट नेम किसी भी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो डिड का यूज होगा। ओके, अब डियर फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखते हैं, मेरा इंट्रोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अब एक WH क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि WH क्वेश्चन किसको कहते हैं, जिसमें WH वर्ड शामिल हो। जैसे WH वर्ड क्या होता है, व्हाट, विच, हु, हाउ, हुम, ये सब क्या है, ये सब WH वर्ड है। तो जैसे ही WH वर्ड यदि वाक्य में शामिल हो जाए तो पिछले टेंस की तरह ही इस टेंस में भी सबसे पहले WH वर्ड को आगे लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सेम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नकारात्मक नहीं हो, सिर्फ WH क्वेश्चन हो और इंट्रोगेटिव हो तो नॉट नहीं लगाएंगे, यदि रहेगा तो नॉट लगाएंगे। तो यानी मेरा सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होता है, सिर्फ WH क्वेश्चन आ जाए तो WH को सबसे पहले निकालेंगे। जैसे क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया। नहीं, इसको हम लोग लिखते हैं कि मैंने क्यों अंग्रेजी पढ़ा लिया। तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाई मीन्स क्यों, चूंकि WH वर्ड को आगे लिखेंगे तो वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद आई, नॉट, नॉट चूंकि इसमें नकारात्मक नहीं है इसलिए नॉट नहीं लिखे, उसके बाद V1 तो टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। मैंने क्यों अंग्रेजी पढ़ा लिया या मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाया, बोथ आर सेम। तो वाई डिड आई टीच इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कंसेप्ट वाली बात जो मेन है कि यदि मेरा WH वर्ड आ जाए तो उसको कहाँ पर पुट करेंगे, कहाँ रखेंगे, तो उसको सबसे पहले आगे करेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो डिड को सबसे आगे रखते हैं, लेकिन WH वर्ड वाले क्वेश्चन वाले आ जाए वाक्य तो WH वर्ड को सबसे आगे रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यदि हम इसको मैंने क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिया, यदि इसमें नहीं जुट जाएगा तो क्या लिखेंगे, वाई डिड आई, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, तो वाई डिड आई नॉट टीच इंग्लिश, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि यदि मेरा जो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, इसको यदि हम लोग माइंड में रखें और इसके साथ साथ जैसे ही हम रख दें कि यदि मेरा वाक्य में ट्रांसलेट करते समय डिड का यूज हो जाए तो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है, बिकॉज ये दोनों टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट इंडेफिनिट का डिड और प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू एंड डज, वो शुरुआत में छिपा रहता है, लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव WH क्वेश्चन आता है तब उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स हम समझते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने फूल तोड़ लिया, शिक्षक हिंदी पढ़ा लिए, राधा स्कूल नहीं गई, क्या घोड़ा सड़क पर दौड़ा, माँ ने भोजन क्यों नहीं बनाई। आप इसे होमवर्क के रूप में लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, और उम्मीद करते हैं
कि आपका ये जितने सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर पर आप इसको फॉलो करके बनाइएगा तो डेफिनेटली आप इसे बना पाएंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़े इसके पहले प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें भी हम लोग देखे कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज था वो हाइड रहता था, छिपा रहता था। और पास्ट इंडेफिनिट में सेम चीज रिपीट कर रहा कि इसका हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में दिखाई नहीं देता या कहीं जरूरत नहीं पड़ता। बट जैसे ही इंट्रोगेटिव या निगेटिव या WH क्वेश्चन का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। और डियर फ्रेंड्स, चूंकि हम इसमें एक नोट्स के रूप में हम आपको बताएं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब डिड होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड ही यूज होता है, बिकॉज इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो ओनली ऑन एक ही है, डिड। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक कंसेप्ट आपका माइंड में क्लियर हुआ होगा। और यदि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन की तरह आज भी आपसे रिक्वेस्ट, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट तक हमारा ये प्रयास पहुंच पाए। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।